नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज का जो वीडियो है वो वायुमंडल की संरचना से संबंधित है। वायुमंडल की संरचना या फिर परतें। जैसा कि जो डायग्राम हमने बना हुआ है, इसमें जो नीचे ये सतह है, इस सतह में ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल को अलग अलग सतहों में तोड़ा गया है, अलग अलग परतों में तोड़ा गया है। इसमें पहली परत क्षोभमंडल, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। पूरे वायुमंडल को अलग अलग परतों में तोड़ने का एक ही कारण है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो वायु के गुणों में परिवर्तन मिलने लगता है। कहीं वायु आयनिक गुणों वाली मिलेगी तो कहीं बहुत ठंडी हो जाएगी, तो कहीं एक समान ताप की मिलेगी, तो कहीं वायु के साथ साथ आंधी तूफान वर्षा मिलेगी। तो इस वजह से वायुमंडल को अलग अलग सतहों में तोड़ा गया है। वायुमंडल की सतहों को परतों को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि वायुमंडल की संरचना में है क्या क्या, वायुमंडल में क्या क्या स्थित है। इससे अलावा वायुमंडल क्या है और पर्यावरण क्या है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। यदि हम वायुमंडल की बात करें कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसीय आवरण है, जो कि सामने दी गई गैसों का है, ठीक। और वहीं पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर का आवरण, जिसमें जैविक और अजैविक घटक आते हैं। जैविक यानी जीवी, जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, और अजैविक यानी भौतिक, जिसमें पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, ये सभी आते हैं। यानी ऊर्जाएं भी इसी के अंतर्गत आएंगी, पर्यावरण के अंतर्गत। तो स्पष्ट हो गया होगा कि वायुमंडल क्या है, पर्यावरण क्या है। फिलहाल में आज हम वायुमंडल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे कि वायुमंडल किन किन गैसों से मिलकर बना है। मुख्यतः सभी किताबों में इतना लिखा होता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य ये गैसें मिलती हैं, लेकिन आज जो डिटेल में लिख रखी हैं ये सारी की सारी गैसें वायुमंडल में उपस्थित हैं। कहीं कहीं प्रश्न यदि डिटेल में पूछा जाता है तो थोड़ा प्रश्न कठिन लगने लगता है कि कौन सी गैस अक्रिय है जो वायुमंडल में है और कौन सी गैस नहीं है। बात करें भारी और हल्की गैसों की, यानी वायुमंडल को दो पार्ट में मैंने तोड़ रखा है, एक भारी गैसों की श्रेणी और एक हल्की गैसों की श्रेणी। हल्की पहले भारी गैसों में देखें तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में मिलती है 78.08%, जिसका उपयोग पौधे नाइट्रोजनी पोषक तत्व के रूप में करते हैं, नाइट्रोजनीकरण के रूप में करते हैं। वहीं ऑक्सीजन 20.95% है, जिसका उपयोग आप जानते हैं ऑक्सीजन एक प्राणदायी गैस है और इसका उपयोग ऊपर जाने पर, जैसे आप ऊपर जाएंगे सभी जीव जंतु द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता है, और जैसे आप ऊपर जाएंगे तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये नगण्य हो जाती है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। मतलब आप ऊपर जाएंगे 120 किलोमीटर की तो आपको सिलेंडर की आवश्यकता पड़ने लगेगी। चलिए, आर्गन। तो जितनी अक्रिय गैसें रहती हैं एनवायरनमेंट में, जितनी अक्रिय गैसें रहती हैं उसमें आर्गन सर्वाधिक मात्रा में है। तो कहीं कहीं यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आर्गन है। आर्गन बल्ब में भरी जाती है, मरकरी में भरी जाती है, जो मरकरी लाइट्स वगैरह रहती हैं उसकी बात हो रही है, ठीक। तो ये 0.93% है। तो अक्रिय गैसों में सर्वाधिक गैस है, जो पाई जाने वाली गैस है वो आर्गन है। ये जो रेड कलर से डबल टिक लगे हुए हैं वो सभी अक्रिय गैसें हैं जो कि वातावरण में मिलती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि कुछ अन्य गैसें दिखाई गई हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए दो तरीके से उपयोगी है। ये हमारे लिए लाभदायक भी है और ये हानिकारक भी है। लाभदायक आप जानते हैं पौधों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब पौधे इसको ग्रहण करते हैं तभी हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। वहीं ये हानिकारक भी है, ये
ग्रीन हाउस गैस के रूप में ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करती है। तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करना सबसे मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब आते हैं हल्की गैसों पे। नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, ये चारों की चारों अक्रिय गैसें हैं और इनका उपयोग भी अलग अलग जगहों पर किया जाता है। ये सभी अक्रिय गैसें वातावरण में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। हाइड्रोजन एक हल्की गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम का उपयोग आप जानते हैं गुब्बारे आदि गैस पदार्थ में भरने के लिए किया जाता है। वैसे मेथेन जो है 0.00017 पाई जाती है, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन गैस अक्रिय है जो कि इन्वायरमेंट में नहीं मिलती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन गैसें मिलती हैं। तो एक तो आर्गन आपको पता चल गई, एक नियान पता चल गई, एक हीलियम पता चल गई, एक क्रिप्टॉन पता चल गई, एक नियान पता चल गई। तो ये 5 गैसें मिलती हैं और बची कौन सी? रेडॉन बची जो नहीं मिलती है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस जो कि इन्वायरमेंट में नहीं मिलती है, तो वो रेडॉन है, बाकी सभी गैसें मिलती हैं। चलिए यहाँ पे समाप्त तो होता है वायुमंडल का संगठन। अब शुरू करेंगे वायुमंडल का विभाजन। विभाजन की बात करें तो उसकी परतें, तो परतों को विभाजित किया गया है सामने 5 में, 5 परतों में। तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। सबसे पहली परत का नाम है क्षोभमंडल, दूसरी परत का नाम है संताप मंडल, अगली मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इनको अंग्रेजी में भी बहुत जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी प्रश्न इंग्लिश में ही पूछ लेता है। तो क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, इसको समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर बोलते हैं, इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, इसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो 5 परतों को अंग्रेजी में भी जानना जरूरी था। ये पांचों परतें ऊपर से नीचे की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो सबसे पहली परत है उसका नाम क्षोभमंडल है, और उससे ऊपर जाएंगे तो दूसरी परत संताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं बाह्य मंडल। अब इन सभी परतों को अलग अलग तरीके से प्रश्न बनाएंगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन सी परत से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहली परत आती है क्षोभमंडल। अच्छा, एक दुविधा ये है कि कभी कभी स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आती है कि इन 5 परत को क्रम से कैसे याद किया जाए, क्योंकि कभी ये परत इधर हो जाती है, ये परत इधर हो जाती है, ये परत इधर हो जाती है, ये इधर हो जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसको एक बार पढ़ लिया और थोड़ा याद हो जाता है। छोड़ सब मैं आया बाहर, तो एक ये लाइन है तो इससे सब याद हो जाता है। जब छोड़ पढ़ेंगे तो उससे क्षोभमंडल बनता है, सब से संताप मंडल, मल से मध्य मंडल, आय से आयन मंडल, बाह्य से बाह्य मंडल। तो पांचों की पांचों परतें क्रम से लिखी हुई है सामने, बस एक लाइन याद करते हैं। देखिए, याद करना है चाहे जैसे याद कर लीजिए, तो ये आसान तरीका है, इस तरीके से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहली परत पे। सबसे पहली परत है क्षोभमंडल। इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं? तो सबसे पहली परत क्षोभमंडल, जिसको अधोमंडल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ये पृथ्वी के सटा हुआ मंडल है। सबसे सटा हुआ मंडल कौन सा है? तो उसको क्षोभमंडल कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में कमी होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पे लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है, या फिर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। तो तापमान ऊपर जाएंगे तो तापमान गिरेगा। इसी मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा अर्थात मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी
सब इसी में होंगे। जैसे बादल फट गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, वर्षा हो गई, तो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी सभी इसी मंडल में होंगी। ठीक, तो सबसे भारी गैसें जो होती हैं वो इसी मंडल में रहती हैं। नतीजा ये है कि आप देखते हैं जो भारी गैसों के रूप में आपने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सभी गैसें इसी में रहती हैं। अब इससे आगे ये बनता है कि इस परत का सर्वाधिक घनत्व रहता है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व कौन सी परत का है, तो क्षोभ मंडल का है। कारण आपको पता है कि सबसे भारी गैसें मिलती हैं। सबसे भारी गैसें मिलने का कारण ये भी है कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से भारी गैसें नीचे पड़ी जाती है और हल्की गैसें ऊपर चली जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से सर्वाधिक भारी गैसें नीचे रहती हैं और इसका घनत्व बढ़ जाता है। भारी गैसें नीचे पड़ी रहने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी परत में बनता है, तो इसी परत में बनता है। तो एक तो प्रश्न आपका ये बन गया, सर्वाधिक घनत्व कौन सी परत का है, तो इसी परत का है। और दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ बनता है, तो इसी परत में बनेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, तो जब पृथ्वी की गर्मी आती है तो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जब उसको अवशोषित कर लिया जाता है तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इसको हम वैश्विक तापन के नाम से भी जानते हैं। जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वो वैश्विक तापन कहलाता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है और इसमें मुख्य कारण, इसके लिए मुख्य जिम्मेदार गैस होती है वो CO2 है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी में बनेगा, सर्वाधिक घनत्व इसी में होगा और औसत तापमान, अगर इसकी बात करें ऊंचाई की, तो देखो इसमें जो तिरछी ऊंचाई दे रखी है, तो 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर, 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर होती है। तो यानी विषुवत रेखा पर ये ज़्यादा ऊंचा और ध्रुवों पर कम ऊंचा रहता है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 12 से 16 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई होती है। ठीक, तो औसत ऊंचाई पता चल गई, क्या क्या घटनाएं होती हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली परत की ओर। तो दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल जो परत है वो नाम से ही स्पष्ट है, समानताप। समानताप यानी जहाँ तापमान बिल्कुल समान रहता है उसको समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत कितने से कितना किलोमीटर तक मिलती है वो स्पष्ट कर लीजिए। इससे पहले समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 18 से ऊपर 50 किलोमीटर तक मिलती है। यहाँ ओजोन परत मुख्य रूप से मिलना शुरू हो जाती है। तो देखिए 15 से 50 किलोमीटर तक ओजोन परत मिलती है। 15 से 50 किलोमीटर तक ओजोन परत मिलेगी, लेकिन 20 से 35 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई, इसकी मोटाई सर्वाधिक होगी। यानी जो सर्वाधिक का केंद्रण होगा वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में रहेगा और थोड़ी बहुत मात्रा में 15 से 50 किलोमीटर तक मिलेगी। यानी ये जो है 20 से 35 किलोमीटर तक है, ये 15 किलोमीटर से मिलना शुरू हो गई है। तो अब 15 किलोमीटर की ऊंचाई यहाँ आ गई क्षोभ मंडल में, क्योंकि 18 किलोमीटर से शुरू हो रहा है। अब दो कारण होते हैं। जब आप देखते हैं कि जब ये निचले वायुमंडल में मिलती है यानी क्षोभ मंडल में मिलती है तो ये नकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी निचले वायुमंडल में मिलेगी तो नकारात्मक प्रभाव डालेगी और ऊपरी वायुमंडल में मिलेगी तो सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो सकारात्मक और नकारात्मक बहुत जानना जरूरी है। तो पहले नकारात्मक समझिए, जब ये क्षोभ मंडल में होगी तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाएगी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में ओजोन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन गैस जब ऊपरी वायुमंडल यानी समताप मंडल में मिलेगी तो सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अब सकारात्मक प्रभाव क्या है वो समझ लीजिए, ये पृथ्वी से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेगी, रोक लेगी और पृथ्वी पर आ रही जो भयानक गैसें हैं उससे प्रिजर्व करेगी, जिससे कई सारी बीमारी बच जाती है। ओजोन मुख्य रूप से इसका केंद्र 20 से 35 किलोमीटर तक है।
ये समताप मंडल में स्थित है और समताप मंडल को कभी कभी ओजोन मंडल से भी पूछा जाता है। ये ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है। जगह जगह आप डिप्लीशन या होल के नाम से सुने होंगे। तो ये डिप्लीशन का पता सबसे पहले, यानी ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं J.M.B. डॉप्सन। J.M.B. डॉप्सन ने 1885 में लगाया। तो 1885 में 1885 नहीं, 1985। तो J.M.B. डॉप्सन जो कि ब्रिटिश टीम के वैज्ञानिक थे, ये अपनी टीम के साथ खोज जारी थी। तो ये 1985 में इन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर, बोले तो दक्षिणी ध्रुव पर इन्होंने ओजोन छिद्र का पता लगाया और इसी वजह से इसकी मोटाई या सांद्रता को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। तो कई बार यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉप्सन निम्नलिखित में ओजोन लेयर की सांद्रता या मोटाई को किसमें मापा जाता है, तो वो डॉप्सन इकाई में नापने का एक ही कारण है, तो जानते हैं इन्होंने अपने नाम पे दिया है, तो J.M.B. डॉप्सन। ठीक, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसमें ये जागरूकता फैलाई जाती है कि आप इन गैसों का प्रयोग कम से कम करें जो ओजोन को हानि पहुंचा रही है। ठीक, इससे संबंधित एक सम्मेलन भी पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। ठीक, अच्छा, जब तापमान समान रहेगा तो ये मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो समताप मंडल से कितने क्वेश्चन बने, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है, इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, इसमें ओजोन गैस रहती है और इसका तापमान समान रहता है, कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। मौसम संबंधी कोई भी घटना इस परत में नहीं होगी। चलिए अब ऊपर चलते हैं मध्यमंडल की ओर। मध्यमंडल सबसे ठंडा मंडल, सबसे शीतल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो मध्यमंडल है। तो मध्यमंडल में तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इसमें एक सबसे प्रमुख घटना ये है कि उल्का संबंधी घटना होती है। तो उल्का पिंड समझ लीजिए कि होते क्या है, उल्का पिंड कुछ टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं, तो घर्षण की वजह से जब उनमें आग लग जाती है तो उनको उल्कासु कहा जाता है और जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो उनका कुछ भाग जो जल नहीं पाते वो पिंड के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, उनको उल्का पिंड कहा जाता है, जिसको आप टूटता हुआ तारे की संख्या देखते हो। हालांकि तारों का टूटना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि तारे गैसीय होते हैं। तो इससे बस इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, कितना तापमान तक मिलता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इस परत में मिलेगा। उल्का संबंधी घटना किसमें होती है, तो मध्यमंडल में होती है। इससे ऊपर जाएंगे 80 किलोमीटर से, तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, 50 से 80 किलोमीटर तक। अब मध्यमंडल से ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल मिलता है। तो आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल के नाम से ही स्पष्ट है आयन। तो इस परत की वायु में आयनिक गुण मिलते हैं। आयनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक गुण। तो जब पृथ्वी से कोई भी रेडियो तरंग छोड़ी जाती है तो इन आयन से टकरा के पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो जो रेडियो तरंग छोड़ी जाती है तो इसी वजह से इसी परत में संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जिससे मौसम संबंधी जो भी जानकारी है वो वैज्ञानिक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि उपग्रह कौन सी परत में छोड़े जाते हैं, तो वो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। आयनिक गुण कौन सी परत की वायु में मिलेगी, तो आयन मंडल की वायु में मिलेगी। इससे अलावा इससे ऊपर जब जाएंगे तो 640 से ऊपर बाह्यमंडल मिलने लगता है। बाह्यमंडल की ऊपरी संरचना, ऊपरी सतह तय नहीं है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसकी अंतिम सीमा क्या है तो नहीं जानते। सबसे विस्तृत परत है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपस्थित है।
तो सिर्फ इतना पता है इसके बारे में, किताबों में सिर्फ इतना लिखा है कि ये 640 किलोमीटर से ऊपर है और इसमें मुख्य रूप से हल्की गैसें मिलती हैं। हल्की गैसें बोले तो जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक। और इसकी ऊपरी सीमा कोई नहीं जानता। यदि कलर की बात करें, रंग की बात करें, तो सिर्फ क्षोमंडल का रंग नीला, बाकी सब का रंग काला होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।